वेलकम टू फिजिक्स क्लास 11th यूनिट 3 लॉ ऑफ मोशन। और इस यूनिट में केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर ने 5 लॉ ऑफ मोशन। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अरिस्टोटल फैलेसी, गैलीलियो ऑब्जर्वेशंस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, inertia, types of inertia, example of inertia, momentum, Newton's second law of motion, F equal to ma, impulse, importance and example of impulse. So basically today's discussion is based on law of motion, Newton's law of motion. तो इसके पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था दैट इज अरिस्टोटल फैलेसी। अरिस्टोटल एक फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे लॉ दिए, उसमें से कुछ गलत भी हो गए, उसमें से एक ये लॉ इनका गलत हो गया था, तो फैलेसी कहा गया। इनके लॉ के हिसाब से था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। एक अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो, मोशन में रखना चाहते हो, तो उस पर आपको फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपको पैडल मारते रहना पड़ेगा, अगर आप पैडल नहीं मारोगे तो साइकिल रुक जाएगी। लेकिन इसको गलत प्रूफ कर दिया किसने? गैलीलियो गैलीलाई एंड आइजैक न्यूटन ने। ऐसा इनको क्यों लगा कि बिना फोर्स के ऑब्जेक्ट नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व नहीं हो पाया था, उसका नाम था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इवॉल्व हो गया तो पता पड़ गया ऑब्जेक्ट क्यों रुक जाता है। जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है वहाँ जल्दी रुक जाता है, जहाँ फ्रिक्शन कम है वहाँ पे देर तक चलता रहता है, जहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं तो वहाँ रुकने का चांस ही नहीं है। अब इसके बाद आया गैलीलियो ऑब्जर्वेशंस। गैलीलियो ने एक सिंपल सा स्लांटेड वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश की। एक ऑब्जेक्ट को रखा एक कांस्टेंट हाइट पे, और जैसे ही इससे को ड्रॉप किया गया तो वो दूसरी साइड भी सेम हाइट तक पहुंच, मतलब इसने हाइट मेंटेन की। तो गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया? अ बॉल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन वन प्लेन रोल्स डाउन एंड क्लाइंब अप द सेम प्लेन। और अगर ये आइडियल कंडीशंस में देखा तो सेम हाइट तक पहुंच गया जब फ्रिक्शन नहीं था वहाँ पे। और जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, प्रैक्टिकल कंडीशंस, उसमें कभी इस हाइट के ऊपर नहीं गया, उसके नीचे ही रहा। अब इसको इन्होंने तीन और अलग अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू करके देखा। एक फ्रेम इन्होंने इवॉल्व किया और उसमें दोनों साइड सेम कर्वेचर दी। अब अगर एक बॉल इन्होंने एक हाइट से गेन की तो जिस हाइट से इसको ड्रॉप किया गया था दूसरी साइड भी उसी हाइट तक। केस वन था अ बॉल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन केस वन रीच द सेम हाइट ऑन द अदर साइड। जिस हाइट से इसको रिलीज किया गया था उसी हाइट तक पहुंची, बस वहाँ फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। सेकंड प्लेन लिया इन्होंने, लेकिन इसमें सेकंड साइड इन्होंने थोड़ा सा स्लांटिंग कम कर दी। अब इन्होंने कोशिश की, देखा कि उतनी डिस्टेंस तक जाता है कि उसके आगे भी चला जाता है। तो अब यहाँ पर इनका जो फ्रेम पता पड़ा कि जब तक वो हाइट गेन नहीं कर लेगा, उतनी ही हाइट गेन नहीं कर लेगा, तब तक ये मूव करता ही रहेगा। तो द बॉल रीच द सेम हाइट ऑन द अदर साइड इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन बट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। और अगर हम इसको ये हाइट ही ना दें फिर क्या होगा? अगर उन्होंने केस 3 देखा, जब इसको ये हाइट ही नहीं मिल पाए तो फिर ये बॉल कभी रुकेगी भी नहीं, इट कंटिन्यूसली इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करती रहेगी, विच इज लिमिटिंग केस। अ बॉल रोल डाउन एंड कंटिन्यू टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रू आउट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। यहाँ भी कंडीशंस वही था कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से इन्होंने जो लॉ दिया, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, अ बॉडी डज नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force compelled to change। जब तक उसको कोई फोर्स नहीं लगे, कोई धक्का नहीं लगेगा, जब तक वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं करना चाहे। अब इसी के बाद आया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और इसी को रिप्लेस कर दिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इजी लैंग्वेज में था, जल्दी से समझ में आ गया, स्टेटमेंट भी क्लियर थे। एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। जब तक कोई एक्सटर्नल, इंटरनल फोर्स कभी कोई काम नहीं करता है। आप बस के अंदर बैठ के बस को धक्का नहीं दे सकते हो, तो एक्सटर्नल होगा, अनबैलेंस होगा। बैलेंस फोर्स भी कभी कोई काम नहीं करता है, तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स होगा। तो ऑब्जेक्ट जब तक ये नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशंस ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखेगा, लेकिन जैसा ही ये फोर्स आएगा तो फिर उसको वो चेंज कर सकता है। इसी को इजी लैंग्वेज में देखा, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट always remain in rest, an object in uniform motion
ऑलवेज इन यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड। जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई। इनर्शिया। अब ऐसा क्यों चाहता है ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में रहना चाहता है, उसके पास कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है और उसी प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। तो इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। फिजिक्स में दो प्रॉपर्टी मिलेंगी, एक इनहेरेंट और एक कोहेरेंट। इनहेरेंट जो उसके अंदर इनबिल्ट प्रॉपर्टी हो, जो उससे अलग ना की जा सके, इट कांट बी डिटैच्ड। और दूसरी होगी कोहेरेंट, जो उससे अटैच भी किया जा सके और उससे डिटैच भी किया जा सके। वेलोसिटी इज कोहेरेंट प्रॉपर्टी है, कम भी की जा सकती है, ज़्यादा भी की जा सकती है, जीरो भी की जा सकती है, लेकिन इनर्शिया को आप कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इट इज़ अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इसी की वजह से ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहता है, ये अपनी पोजिशंस को चेंज नहीं करना चाहता। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। और इनर्शिया के लिए कौन फैक्टर है? मास। जिसका जितना ज़्यादा मास है उसकी उतनी ज़्यादा रजिस्टिव पावर, इसका जितना कम मास है उसकी उतनी कम रजिस्टिव पावर है। मतलब ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा इनर्शिया होगा, कम मास होगा तो कम इनर्शिया होगा। छोटे पत्थर को धक्का देना आसान होगा, बड़े पत्थर बड़ी चट्टान को हिलाना इम्पॉसिबल होगा, मुश्किल होगा। तो हैवी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा होता है, अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और बड़ा पत्थर अगर ऊपर से नीचे आके गिरने लगा तो शायद उसको रोकना भी उतना ही मुश्किल होगा। छोटे ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम होता है, बड़े मास का इनर्शिया ज़्यादा होता है। छोटा स्टोन, बड़ा स्टोन, क्रिकेट बॉल, बहुत सारे एग्जाम्पल को देख सकते। अब टाइप ऑफ इनर्शिया। टाइप किस टाइप से देखोगे? अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है और मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करना चाहता, अपने आप लौट के वापस नहीं आ जाएगा, रिवर्स गियर नहीं लगा देगा। तो इनकी डेफिनेशन आप इसी से बना सकते हो। Inertia is an inherent property of an object due to which it resists in any change in state of। अगर state of rest बोल दोगे तो inertia of rest हो गया, state of uniform motion बोल दोगे तो inertia of motion हो गया, और direction of uniform motion बोल दोगे तो inertia of direction। It does not change, it oppose, it resist change in its state of rest, it's called inertia of rest। Change in state of uniform motion or inertia of motion। Change in its state of or direction of motion or inertia of direction। inertia of rest का एग्जाम्पल देखते हैं। कैरम बोर्ड में कभी कभी आप ऐसे मनी बैंक का गेम खेलते हैं और जैसे आप स्ट्राइकर मारते तो जो नीचे की क्वाइन था ये अपने आप चला गया, बाकी सब रेस्ट में ही रह गए। और ऐसा आप चाहें तो एक ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दें और उसके ऊपर एक क्वाइन रख दें। अब अगर हम कार्डबोर्ड को जल्दी से खींचेंगे तो क्वाइन नीचे चल, क्योंकि क्वाइन किस में रह गया? रेस्ट में रह गया। और भी एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल पैसेंजर का आता है। जैसे ही बस स्टार्ट होती तो पैसेंजर पीछे की साइड धक्का खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि जब तक बस रुकी हुई थी तब तक पैसेंजर भी रेस्ट में था, और पैसेंजर का जो पोर्शन बस के कांटेक्ट में है वो तो बस के साथ आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन जो पोर्शन बस के कांटेक्ट में नहीं है वो रेस्ट में ही रह गया और बस आगे चली गई। तो फिर उसको पीछे की साइड झटका लग गया। जो पर्सन खड़ा होगा शायद उसको ज़्यादा झटक लगेगा। व्हेन अ बेड शीट इज फ्लिक्ड अवे सडनली डस्ट पार्टिकल, आप उसको झटकारेंगे तो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाएगी, सूख भी जल्दी जाते हैं अगर गीले कपड़े अगर आप ऐसा करते हैं तो। बेड शीट को, ब्लैंकेट को अगर आप स्टिक से धक्का मारते हैं, झटका देते हैं, तो भी डस्ट नीचे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि आपने जो जिसमें धक्का दिया, जिसमें फोर्स लगाया, वो तो मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल वहीं रह गए तो नीचे गिर गए। When a branches of tree carrying a mango is suddenly flicked, आप उनको हिलाएंगे, swinging the branches of tree, आप ब्रांचेस को हिलाएंगे तो ब्रांच तो मोशन में आ गई, लेकिन वो मैंगो जो हैवी था, जो गिरने की कंडीशंस में था, जो डिटैचेबल कंडीशंस में था, वो नीचे गिर गया। जो लीव्स भी थी वो भी नीचे गिर गई, जो टूटने लायक थी। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। सेम, बस जब रुकती है तो क्या होता है? बस रुकती है, जब तक चल रही तो आप भी मोशन में है, आपके ऊपर वाला पार्ट भी, नीचे वाला पार्ट भी, बस के साथ भी, बस के अलावा भी, वो सब मोशन में है। लेकिन बस रुकती है तो जो पोर्शन बस के कांटेक्ट में था वो तो रुक गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन बस के कांटेक्ट में नहीं था तो वो आगे ही बढ़ता चला गया, तो आपको फॉरवर्ड जर्क लगता है। इसलिए जो लगेज ऊपर रखा जाता है छत के ऊपर, बस के ऊपर, उसको बांधा जाता है, क्योंकि उसमें तो दोनों केसेस बनेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के और मोशन के। अगर बांधेंगे नहीं तो वो गिर जाएगा।
एथलीट आफ्टर रीचिंग द फिनिशिंग पॉइंट के बाद भी एथलीट थोड़ा देर रन करना पड़ता है, एकदम नहीं रुकता है, एकदम रुकेगा तो गिर जाएगा क्योंकि वो मोशन में था। कार ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ी देर तो आगे जाती है। फैन आप स्विच ऑफ कर देते हो, करंट बंद हो जाती है, फिर भी थोड़ी देर घूमता रहता है, इनर्शिया ऑफ। ऑसिलेटिंग पेंडुलम, झूला है, पेंडुलम है, आप उसको ऐसे झूल रहे हैं, बीच में आके रुकता है क्या? नहीं, ग्रेविटी ने तो उसको खींच के नीचे ले आया, लेकिन इट रिमेन इन मोशन, तो आगे बढ़ जाता है। पेंडुलम भी ऑसिलेट करता है, तो ऑसिलेशन में भी इनर्शिया ऑफ मोशन लगता है। कार और बस टर्न राउंड अ शार्प कॉर्नर, इट टेंड्स टू फॉल साइडवेज, क्योंकि जिस साइड जा रही थी आपने डायरेक्शन चेंज की, वो डायरेक्शन कंटिन्यू रह गया। इट डेंजरस टू जंप आउट ऑफ द मूविंग बस, चलती हुई बस से नहीं उतरना चाहिए। कभी कभी उतरते हैं तो क्या कंडीशंस, क्या कॉसेस रखते हैं? जिस साइड बस जा रही है उसी साइड आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसी साइड मूव करना है आपको, उसी साइड चलते जाना है, और जैसे ही बस उतरती है तो भी आपको थोड़ी देर तक रनिंग करना है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन भी है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो की पॉइंट है दैट इज मोमेंटम। If you gain the momentum, you can achieve any type of goal. If your momentum break down, the goal is very far away from your approach. मोमेंटम आप वही हो, लेकिन आप में वेलोसिटी मिल गई तो आप मोमेंटम गेन कर लोगे, और आप में वेलोसिटी नहीं है तो आपका मोमेंटम जीरो है। मोमेंटम इज कोहेरेंट प्रॉपर्टी। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो अगर सेम साइज के ऑब्जेक्ट है, सेम मास के ऑब्जेक्ट है, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट है तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। दो ट्रक हैं, सेम कंपनी के हैं, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है, और एक कॉस्को की बॉल है और एक लेदर बॉल है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, उससे भी आप मोमेंटम चेक कर सकते हैं। और दोनों सेम मास से जा रहे हैं तो भी आप मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड, अगर आप वेलोसिटी हाफ कर दोगे तो मोमेंटम भी हाफ हो जाएगा। अगर आप वेलोसिटी जीरो कर दोगे तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। SI यूनिट, क्योंकि मोमेंटम किसकी यूनिट है? किलोग्राम, मास की यूनिट किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड, और CGS में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बहुत सारे साइंटिस्ट क्लेम करते हैं दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ मोशन, यही बेसिक लॉ है, बाकी तो सब इससे बनाए गए हैं। कुछ लोग क्लेम भी करते, कुछ उसको अवॉइड भी करते। तो व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। जितना फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज होगी। जितना कम फोर्स लगाओगे उतना चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। हमने मान लिया फोर्स लगाने के पहले वेलोसिटी m मास के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v थी, फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी v प्लस डेल v होगी, हमने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा। तो मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू वी, और चेंज इन मोमेंटम m इंटू डेल वी, मास तो चेंज होगा नहीं। अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? F प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन डेल टी। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो k आएगा, और k की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, तो F इक्वल टू क्या आ गया? डेल पी अपॉन डेल टी, या डी पी अपॉन डेल टी भी लिख सकते हैं। अब p की वैल्यू m इंटू वी होती है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम है। तो m तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अगर m भी डेरिवेट होता तो दोनों का मैं u इंटू वी का फॉर्मूला लगता डिफरेंशियल में, लेकिन कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, केवल वेलोसिटी चेंज होती है। तो डी वी अपॉन डी टी क्या हो गया? एक्सेलरेशन। F इक्वल टू m इंटू ए, दिस इज द फेमस फॉर्मूला, और उसका मेन फॉर्मूला F इक्वल टू ए प्रूफ। सेकेंड लॉ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। F इक्वल टू एम ए नहीं है, F इक्वल टू एम इज अ डेरिवेट फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F इक्वल टू एम ए इज फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। फोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें, एक्सेलरेशन अगर ज़्यादा होगा, अगर हम बोलें वेलोसिटी है तो मोमेंटम है, अगर हम बोलेंगे एक्सेलरेशन है तो SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, नेम ऑफ साइंटिस्ट पे डिपेंडेंट। CGS यूनिट डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है।
तो हम प्रूफ कर चुके हैं पहले। कमर्शियल ऐसा यूनिट में किलोग्राम फोर्स या ग्राम वेट, मतलब 1 किलोग्राम के फोर्स को अगर आप 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो ग्रेविटी अगेंस्ट, एफ इक्वल टू एम ए लगाओगे तो एम की वैल्यू 1, ए की वैल्यू जी 9.8 होता है, तो 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। और अगर इसी को आप CGS कमर्शियल यूनिट में देखें तो ग्राम फोर्स है, इसको ग्राम वेट भी लिखते हैं। और 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो यहाँ पे 989 आ गया। अब 1 न्यूटन क्या है? 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम के मास को कितना एक्सलेशन दे दे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? एफ इक्वल टू एम ए। अब 1 न्यूटन को आप फील कैसे करोगे? हाँ, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ 1 न्यूटन? आप बोलो 1 न्यूटन क्या है, हम एक टेबल को उठा रहे तो 1 न्यूटन से ज़्यादा है कि कम है? अगर हम एक कॉस्को बॉल हाथ में ले ली तो क्या 1 न्यूटन से ज़्यादा है कि कम है? तो 1 न्यूटन कॉन्सेप्ट क्या है? तो 1 न्यूटन यहाँ तो देखो, अगर हमने 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को उठाया तो 9.8 न्यूटन, अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट 10 न्यूटन मान सकते हैं। तो अगर आप 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो आप जितना फोर्स लगाओगे, अगर आप 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को आप हाथ में ले लेते हो तो आप कितना न्यूटन फोर्स लगा रहे हो? 9.8 अप्रॉक्सीमेटली 10। तो अगर आप इसमें डिवाइड बाय 10 कर दो, मतलब अगर आप 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को उठाते हो, 100 ग्राम के वेट को उठाते हो, मास को उठाते हो, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कितना है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को अगर आप हाथ में होल्ड कर ले तो 100 ग्राम का एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट भी हो सकता है। तो अगर आप उसको उठा रहे हो, हाथ में ले लिया, मतलब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो आपने कितना फोर्स लगा दिया उसके ऊपर? 1। बहुत छोटा सा फोर्स। नाउ इम्पल्स, another important term. Impulse is the product of force and time interval to apply the force. कितनी देर तक आप फोर्स लगा रहे हो? एक दरवाजे को आप खींच रहे हो, धीरे धीरे खींच रहे हो, खुल ही नहीं रहा हो, झटके से खोलते हो खुल जाता है। कोई आप कोई चीज़ लगा रहे हो, आप स्क्रीन लगा रहे हो, कोई मोबाइल को आप हल्के से दबा रहे हो और एकदम दबा दोगे टूट जाएगा। तो टाइम भी यहाँ मीनिंगफुल है। फोर्स तो उतना ही लगा रहा है, लेकिन अगर आपने कम टाइम में लगाया तो चीज़ टूट गई। अगर आपने उसी फोर्स को धीरे 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 लगाया, फोर्स उतना ही लगा लेकिन चीज़ सेफ रह गई। अगर आपने देखा कि कोई जो टाइल्स तोड़ने वाले रहते हैं वो एकदम एक बार में फोर्स लगाते उस टाइल्स के ऊपर, वो टाइल्स टूट जाती है, लेकिन अगर आप उसी को धीरे से फोर्स लगाओगे तो वो नहीं टूटेगी। तो अगर आप चाहते कि इफेक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा हो, टाइम ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा। तो इम्पल्स तो फिक्स है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दोगे तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा, और टाइम ड्यूरेशन कम कर दोगे तो इफेक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। एक और इम्पल्स थ्योरम और बनती है, ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल टू होता है। कैसे होता है? जे इक्वल टू एफ इंटू डेल टी, और एफ की वैल्यू डेल पी अपॉन डेल टी अगर हम रख देंगे तो डेल टी से डेल टी कट जाएगा, तो एफ इक्वल टू डेल पी, सॉरी जे इक्वल टू डेल पी। मतलब इम्पल्स किसके इक्वल टू है? चेंज इन मोमेंटम के। इसको मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम भी बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पल्स, मैंने बोला अगर आपको टाइम ड्यूरेशन आपने बढ़ा दिया तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा, और टाइम ड्यूरेशन कम कर दे तो इफेक्ट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा। अगर आप कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं और नीचे पत्थर है तो आपको चोट ज़्यादा लगेगी, इफेक्ट ऑफ फोर्स बड़ा हो गया। आपका मोमेंटम पहले 100 से 0 आ रहा है, लेकिन अगर नीचे कुशन रखा है, डस्ट बिछी हुई है, गद्दे रखे हुए, तो फिर आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा। आपका मोमेंटम तो 0 हुआ लेकिन टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया। तो हाई जंप कर रहे हैं, लॉन्ग जंप कर रहे हैं, तो आगे पिच खोद दी जाती है, तो मिट्टी भुरभुरी कर दी जाती है, या फिर वहाँ रेत डाल दी जाती है, या फिर वहाँ पर गद्दे डाल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मोमेंटम 0 तो होना ही है, लेकिन अगर आप इफेक्ट ऑफ फोर्स कम करना है, आपको जर्क जस्ट कम लगाना है, तो वहाँ पर टाइम इंटरवल बढ़ा देंगे। कुशन और सैंड हेल्प टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा, आपको जर्क कम लगेगा, डैमेज कम हो गए। पैकिंग मटेरियल आते हैं, टीवी आ गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए, ग्लास वेयर आ गए, चाइना वेयर आ गए। अगर आप इनको पैक कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में एक दूसरे से हिलते होंगे, इनके बीच में फोर्स लगता होगा, लेकिन बीच में थर्माकोल है, कुशन है, तो वो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम कर देता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम इंटरवल बढ़ा देता है। शॉक एब्जॉर्वर्स व्हीकल्स में होते हैं, झटका तो लगना ही है, गड्ढे तो में तो गई गाड़ी, लेकिन शॉक एब्जॉर्वर्स में उसी फोर्स का टाइम इंटरवल बढ़ा दिया तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो गया।
सीजनल क्रिकेट प्लेयर्स, जब भी क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं वो बॉल्स को कैच करने के टाइम पे हाथ पीछे करते हैं, अगर नहीं करें तो बाउंस होकर बॉल गिर भी सकती है और हाथ में चोट भी लग सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे वो पीछे की साइड करते हैं तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने टाइम इंटरवल बढ़ा दिया। अगर वो टाइम इंटरवल बढ़ा देंगे तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा। फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज लार्ज मोमेंटम, उतना मोमेंटम होगा तो वो चोट भी लगा सकती है।